नमस्कार। लोकार्पण में आपका स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान मन की बात लोकार्पण के साथ आज एक बहुत विशेष मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। मुद्दा जुड़ा हुआ है हम सब लोगों की तकलीफ़ों से, हमारे उस दर्द से, हमारी उस पीड़ा से जो आज के डेट में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं समझ पा रही है। ये हम सब लोगों को मिलकर एक ऐसा कदम उठाना होगा कि हम कुछ कर पाएँ। आपको ध्यान होगा, एक छोटा सा सेंटेंस है, एक छोटा सा वाक्य है मात्र ये कि यार मेरे साथ राजनीति मत करो, मेरे साथ पॉलिटिक्स मत करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति जो हमारे साथ कुछ चालबाजी कर रहा है या कुछ भी और, या अपने आप को चतुर ज़्यादा समझता है या इस तरीके से कार्य कर रहा है, तो हम बोलते हैं राजनीति मत करो। इसका अर्थ क्या हुआ? राजनीति शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द हो चुका है जिससे बस लगता है कि यार इस चीज़ से बचा जाए, और हम उसी दलदल पे हर वर्ष, हर 5 सालों में उसी में धंसते चले जाते हैं। ये पूरी उत्तराखंड की जनता के लिए आज का जो एपिसोड आप देख रहे हैं, आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि इसे आप लोग अधिक से अधिक देखें। बहुत छोटी सी लॉजिकल चीज़ें आज हम बात करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें ज्ञात हैं पर हम उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते। दरअसल ये सब शुरू कहाँ से हुआ उस पर थोड़ा सा मैं फोकस डालूंगा। पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान एक हफ्ते पहले आया था कि मुझे कांग्रेस की तरफ से सीएम का उम्मीदवार एक चेहरा घोषित कर दिया जाना चाहिए 2022 के चुनाव के लिए। शायद आला कमान को या पार्टी को ये मंजूर नहीं था, तो इस पर कार्रवाई नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने तमाम अपने ऑपोजिशन में जाकर और तमाम ट्विटर हैंडल्स पे जाकर, फेसबुक पर जाकर इन पर आपत्ति जताई, इस फैसले पर आपत्ति जताई कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्यों जब मंच पर बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनके लिए नारे नहीं लगाए जाते। शायद एक राजनीति का हिस्सा है और हम सब लोग इसी के अंदर फिर धंसते चले जा रहे हैं। बात कांग्रेस की, बीजेपी या किसी अन्य दल की नहीं है, बात उत्तराखंड की है, और हमें सबको एक साथ होना पड़ेगा आज उत्तराखंड के लिए। दोस्तों, 20 वर्ष पूर्व जब ये उत्तराखंड बना था, तब किसी पार्टीवादी में अगर बात करूं तो कोई भी बड़े बड़े जितने नेता थे, दिग्गज उस समय के जो नेता थे, जो यूपी गवर्नमेंट में थे, कोई भी नहीं चाहता था कि उत्तराखंड बने। कई लोग, हमारे पुराने लोग सामने आए, उन्होंने लड़ाई की, कई जगह धरने प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन उत्तराखंड के लिए हुए, तब जाके उत्तराखंड बना। और जब उत्तराखंड बना उसके बाद ये वही तमाम नेता थे जिन्होंने उत्तराखंड की गद्दी को अपना समझा और उसी पर बस काबिज हुए, और वहीं से केवल अपने लिए काम करते रहे। और ये बात सच है, ये आपको भी पता है। आप चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता भी हों, आप एक चीज़ देखिएगा, आपके नेता के, ये प्रश्न सभी कार्यकर्ताओं से है, जनता भी दूर है अभी, ये कार्यकर्ताओं से प्रश्न है कि जब आपकी पार्टी बनी, आपकी पार्टी जब जीती, किसी भी दल, कोई भी दल था, तो आपको क्या बेनिफिट्स हुए, आपके गांव में क्या तरक्कियां हुई, आपके परिवार में क्या कुछ नया हुआ, क्या रोजगार की व्यवस्थाएं बनी, क्या पलायन की, क्या स्वास्थ्य की या किसी और चीज की क्या व्यवस्थाएं बन पाई। हम बात करते हैं कि आज कुछ चंद साधु संत जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं या बाबा बन के ठग रहे हैं, तो ये चीजें तो आपकी दल में भी हो रहा है। हम उनको बात करते हैं अंधभक्त हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वो भी एक अंधभक्ति है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी मैं मानता हूं, पर कोशिशें तो हम सबको साथ करनी चाहिए। बात आज पूर्व सीएम की नहीं है, वर्तमान सीएम हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो भी एक देखने योग्य विषय है। अगर इन सब लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझ में आ जाए कि जनता कुछ चाहती है, अब 2022 के बाद जनता वही नहीं रहने वाली है, तो शायद बदलाव आएंगे। आप सब लोगों के जो भी काम रुके हुए हैं पिछले 4-5 साल से, या आने वाले 5 साल में कोई काम नहीं होने वाला, चाहे कोई पार्टी जीत जाए, कम से कम जो ये आने वाला 1 साल है इसमें जरूर काम होगा, क्योंकि करना पड़ेगा, उनको वापस से वोट मांगने आना है। तो एटलीस्ट ये 1 साल जो आप निकालने वाले हैं अभी, इस पर पूछें उन सब प्रत्याशियों से
कि हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था सुचारू कीजिए 1 साल के अंदर अगर आपको वोट चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था को उचित किया जाए अगर आपको वोट चाहिए। स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुचारू करें, सड़क सुचारू करें। रोजगार नहीं है पहाड़ों पर। हम स्वरोजगार की बात करें, स्वरोजगार में भी बड़ी सारी चीजें हुई, लेकिन बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है। कई लोगों को उनका दर्द है। कई प्रवासी जिनको हमने मार्च अप्रैल से जान रहे थे, उनके साथ हमने बातें की, जब वो वापस आ रहे थे तब से लेकर अब तक उनके पास कुछ नया नहीं हुआ है जिंदगी में। हुआ है तो ये 3-4 महीने का जो नुकसान उनको हुआ है, उसके बाद वो वापस वहीं जा चुके हैं। कोई मुंबई चला गया, पुणे चला गया, बेंगलोर चला गया, जहाँ जहाँ से वो पहले नौकरी करते थे वहीं वो वापस चले गए हैं। कौन सी स्वरोजगार की स्कीम हमने चलाई है? दोस्तों, ये एक समय है और ये सभी उत्तराखंडियों के लिए समय है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब हम सचेत नहीं होंगे तो शायद ये आने वाला 1 साल कब बीत जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इस पर एक संडे को खास रिपोर्ट हम एक और तैयार करेंगे जो आपके बीच में संडे को होगी। लेकिन उससे पहले आप मनन करें, चिंतन करें इन बातों पर जो मैं कह रहा हूं। और एक खासकर मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं। क्या आपको अब तक वो सब चीजें मिल पाई हैं? खाली भरोसा मत दिलाइए अपने आप को कि हाँ मेरे नेता अच्छे हैं और वो चुन लिए गए और चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। नहीं हो रही हैं। 4 धाम परियोजना में सड़क का निर्माण एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कितना उस पर काम हुआ है वो देखने लायक है। पैटर्न अगर मैं समझ पाता हूं, उत्तराखंड में तकरीबन, आप देहरादून की बात करें तो देहरादून में, हल्द्वानी में, पिथौरागढ़ में कई सारे बड़े A1 ठेकेदार बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, अपने लोगों को काम दिया जाता है। अगर उन सब ठेकेदारों को 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर या 5-5 किलोमीटर की सड़क निर्माण का कार्य दिया जाता और कहा जाता कि आपने 1 महीने में पूरा करना है, तो क्यों नहीं वो सड़क बनती? अस्पतालों की हालत ये है, जबकि आप देखिएगा हल्द्वानी में काफ़ी अच्छी सीट्स हैं मेडिकल की, श्रीनगर में अच्छी खासी सीट्स हैं मेडिकल की, देहरादून में अच्छी खासी सीट्स हैं मेडिकल की। इतने सारे डॉक्टर्स हर साल निकल कर आ रहे हैं। ये हमारे पहाड़ों पर क्यों नहीं रुक पा रहे? यानी कि एक ठोस नियम, एक ठोस कानून नहीं है उनके लिए। वो कागजों में है जो लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर किसी 50-60 किलोमीटर, जो कि एक न्यूनतम दूरी है पहाड़ों पर, जहां पे उनके पास 50-60-70 किलोमीटर से पहले अस्पताल नहीं है, और कई जगह तो वो भी बहुत दूर है, उसमें 4-5 घंटे लगते हैं और इमरजेंसी में व्यक्ति खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? सोचने योग्य विषय है दोस्तों। और ये सभी जनता को भी सोचना है, आप सब लोगों को मिलकर सोचना है कि ये पार्टियां आपस में बवाल करके, आपस में एक हाइप क्रिएट करके राजनीति, जो हम बात कर रहे थे, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि राजनीति कर रहे हैं और हम उन सबका साथ देने वाले हैं फिर से, मुझे नहीं लगता ये उचित समय है। अभी हमें तत्पर होना पड़ेगा, अभी हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही एक समय है दोस्तों। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी आज़ाद, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए देश के लिए। आज भी वो कंडीशन है कि हमारे वीर जवान सरहद पर शहीद हो रहे हैं। अगर उनके पूर्वज, मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता सेनानियों के पूर्वज, अगर कुछ ऐसा काम कर देते कि अंग्रेज भारत पर शासन ही नहीं कर पाते, तो शायद उनको ये जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ती। वही सिचुएशन, वही कंडीशन और वही आज हमारे उत्तराखंड में है। आज अगर हम लोग कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, तो ये कल को हमारे बच्चे, आने वाला भविष्य करेगा, पर वो भविष्य ज़्यादा अंधकारमय ना हो, इसलिए आज उस काम को कीजिए। काल करे सो आज कर, ये हमें रखना होगा अपने दिमागों में। हमें इसके हिसाब से काम करना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। कौन नेता, कौन प्रतिपक्ष का नेता, कौन किस पार्टी का नेता क्या कमा रहा है, वो सब आप सबको पता है। हमारे कार्यकर्ता भी, हमारी जनता तो बहुत दूर की बात है, कार्यकर्ता क्या खुश हैं?
आप दिखाने के लिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप पोस्ट डाल सकते हैं, आज हमारे नेता ने ये कार्य किया, बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया। आप देखिएगा आपके पास शाम को 100 रुपये नहीं है और आपके नेता हजारों की तो शराब पिए जा रहे हैं। आप बोलते हैं कि अच्छा हो रहा है। कुछ एक चीजें साहसिक हुई हैं देश में, पर हम सबको एक साथ होना पड़ेगा उस चीज के लिए। और जहां तक मुझे मानना है, अगर 370 हट सकती है, अगर ये किसान बिल लागू हुआ है या अन्य कोई भी, जैसे नोटबंदी हुई थी, ये सारे काम हो सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प की एक निशानी है, एक उदाहरण है हम सब के लिए कि हाँ, हर नामुमकिन चीज हो सकती है मुमकिन। तो क्यों नहीं, क्यों हम पार्टियों के पीछे भाग रहे हैं? नहीं यार, अब की बारी बीजेपी को दे दिया, इस बारी कांग्रेस को जाते हैं, फिर अब आप भी आ रही है। और हरीश रावत जी का ये जो ये पहलू है, मुझे साफ साफ लग रहा है, क्योंकि आपके पास आज की डेट में कोई नेता नहीं है जो उनका चेहरा बन सके 2022 के लिए। हो सकता है हरीश रावत कल को आप में चले जाएं, ये हम सब लोग आपस में बस देखते रह जाएंगे, हो सकता है। यही तो उत्तराखंड में होते आ रहा है। जो लोग राजनीति में हैं वो पुश्तैनी अपनी इसको धरोहर माने बैठे हैं और उसी पर कार्य किए जा रहे हैं, और हम सब लोग बस बेवकूफ़ों की तरह उनको वोट दिए जाते हैं हर वर्ष। दोस्तों, इसको बदलना होगा, इस पैटर्न को बदलना होगा, हम सबको एक साथ आगे आना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं आप सब लोगों को, कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हर व्यक्ति जन जागरूकता एक अभियान में हिस्सा ले और इसको एक जागरूकता फैलाएं। हर व्यक्ति विशेष को पता हो कि उसको आगे क्या करना है। कम से कम जो आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं उनको सफल बनाएं। एक साल में आपके सारे कार्य होंगे, उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वोट मांगने आपके पास आना है। तो ये एक साल है, कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा पिछले 4 सालों में क्या हुआ, आने वाले 5 सालों में क्या होगा, लेकिन 2021 यहाँ से लेकर और 2022 जब तक चुनाव नहीं होते, आप अपने कार्य सब करवाइए। अब आप राजनीति कीजिए, तमाम जनता से मैं बात कर रहा हूं। अब आप राजनीति कीजिए, अपने कार्य निकलवाइए। इस समय पर वो सुनेंगे आपकी बात। और 2022 के लिए कुछ ऐसे चेहरे लाइए सामने जो कार्य करने में सक्षम हो। हम कहते हैं कि ये कार्य उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है। कई दल हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा, हम किसी दल से नहीं हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। पर कई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर भू कानून लागू होना चाहिए ताकि कोई बाहर का व्यक्ति जमीन ना ले पाए। अच्छी बात है, होना चाहिए, पर वो हो क्यों नहीं रहा है। खनन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उत्तराखंड गवर्नमेंट हमेशा, अवैध खनन यहाँ चलता रहता है, वैध खनन शुरू कीजिए ना, सरकार को बहुत अच्छा राजस्व आएगा, पर वो पैसा कहीं सरकार के खाते में न चला जाए, इसलिए खनन ही बंद किया हुआ है। और अवैध तरीके से जो खनन हो रहा है वो सीधे सीधे नेताओं के पास जा रहा है। ये सारी चीजें मुमकिन हैं, हम कर नहीं पाते और हम सोचते हैं यार ये इनसे नहीं होगा। तो आप मेरे को बताइए, अगर हम मछली को बोलेंगे कि उड़, तो क्या वो उड़ पाएगी? लेकिन हमारा भरोसा उसी मछली पर है अभी कि ये उड़ेगी एक दिन, है ना। हम बात करें कछुआ दौड़ेगा, आज नहीं कल दौड़ेगा, पर हम उसी पर विश्वास किए जा रहे हैं और कई वर्षों से किए जा रहे हैं। पक्षी को बोलिए, बाज को लीजिए जो उड़ना जानता है, जिसकी चाल अच्छी है, जो दौड़ सकता है। खरगोश को बात कीजिए जो भाग सकता है। पुराने जितने कायाकल्प हैं उन सबको छोड़ दीजिए, एक अच्छे भविष्य के लिए, उत्तराखंड के लिए, एक अच्छे अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज सचेत होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। ये हम सब के लिए है, आप हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए। फिर ऐसी बातों के साथ जुड़े रहेंगे। लोकार्पण संडे खास आप जरूर देखिएगा, बहुत सारी हम आपको बातें करने वाले हैं 2022 को लेकर, क्या कुछ हमें समझना है और क्या कुछ हमें पार्टियों को समझाना है। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।